गजब बजती। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारत से। भारत, भारत, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान। अरे सुनो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी है, इसका जो मतलब स्टार्ट हुआ था, डिस्कवरीज, रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंडिया से। सबसे पहला जो फिलोसोफर था, मतलब ऋषि था, महर्षि था। कौन सा नाम, क्या नाम था? हाँ, मैंने से महर्षि कन्नद था। हाँ, पहले लिखवाए थे ये सब चीज़, महर्षि कन्नद। ये सबसे पहले ये बताया था ना कि दुनिया में जितना पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब पता है? मैटर। वो पदार्थ बोला था कि दुनिया में जितना पदार्थ होता है उसको अगर हम लोग काटते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब अब फर्दर टूट नहीं पाएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। और उसी का क्या बना देते हैं हम लोग? बॉम्ब बना देते हैं, परमाणु। ठीक है, मतलब जितना भी दुनिया में पदार्थ है, ये लिखा हुआ है हम लोग का वेदास वगैरह में कन्नद के द्वारा, कि जितना भी दुनिया में जितना भी पदार्थ है सारा किससे बना होता है? परमाणु से। और इसको हम लोग फर्दर क्या नहीं कर सकते? मतलब खंडित नहीं कर सकते, ऐसा वो कहा था। बट इसी का बहुत साल बाद एक जन आया, और एरिस्टोटल नहीं आया था, अरे वो डाल्टन आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। डाल्टन भी यही बात बोला घुमा फिरा के बहुत सालों बाद, और बहुत लेम बात बोला। ठीक है, यही सब बोला कि अगर किसी भी मैटर को, पदार्थ को क्या बोला? मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करते जाए, काटते जाएँ, डिवाइड करते जाए, टुकड़ा करते जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अनकट हो जाएगा, अनडिविजिबल, इनडिविजिबल हो जाएगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। और उसी अनकट इनडिविजिबल जो चीज़ है उसी को एटम है, उसी को एटम बोलते हैं। मतलब परमाणु को एटम बोल दिया। तो दुनिया बोला वाह क्या बात बोला है। जब यही बात महर्षि कन्नद बोला है, कोई वैल्यू नहीं था उसका। क्यों नहीं था? सबको बोला नहीं। वो क्या क्या लिख दिया एक जगह, एक बुक में, टेक्स्ट बुक में, पब्लिश नहीं किया। और ये लोग पब्लिश किया। ठीक है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है साइंटिस्ट लोगों का, उसमें जाके ये जाके क्या किया? पब्लिश कर दिया चीज़ों को। और ये बस जाना, लिख दिया, रहने दिया। ठीक है, चलो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है क्या क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाँ बताओ, एटम्स क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जो कि इंडिविजिबल हो, जो कि अनकट हो। थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर, तुम लोग कितना देर, लगभग 15-20 मिनट बोर हो जाओगे थोड़ा सा, मतलब बेकार चीज़ है। मज़ा आएगा एटॉमिक थ्योरी से, मतलब एटॉमिक मास से मज़ा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्ट को एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? बहुत सारा एटम मिलता है आपस में तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का पार्ट होता है, हिस्सा होता है कोई भी चीज़ का, और मॉलिक्यूल कंपाउंड का पार्ट होता है। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पता है? किसको नहीं पता है? तुमको नहीं पता? और किसको नहीं पता? तुमको नहीं पता? हाँ, वो पता नहीं है, बट पता नहीं है तुमको। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता। अमन बोलो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, वो अकेला होता है। तुम वो प्योर होता है कि बस वो अपने से ही बना हुआ है। जैसे गोल्ड है तो वो गोल्ड एक प्योर गोल्ड ही होगा, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं होगा। प्योर मतलब तो अलग चीज़ होता है ना, जिसमें मतलब कुछ चीज़ मिलावट नहीं है। जैसे मान लो दूध में पानी नहीं मिला रहे हो तो दूध क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्योर। तो वो क्या एलिमेंट बन गया? तो तुम फंस गया। हैंस प्रूव्ड। बताओ, तुम बोलो। चलो, तो एटम्स दिख रहा है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, 118 को एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो भी है, ये लोग सब क्या है? एटम्स है। एटम्स का कुछ सिंबल्स होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है। ये सब पता है तुम लोग को हल्का फुल्का? जैसे मान लो ऑक्सीजन है, और एक, जैसे कि ये एटम है ऑक्सीजन, ये अपने आप में मतलब कुछ नहीं है, मतलब किसी के साथ अभी बॉन्डिंग नहीं किया है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी नहीं किया है, O2 भी नहीं बनाया है। अच्छा, O है और यहाँ पे O2 है मान लो, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है क्या? नंबर्स डिफरेंस, नंबर ऑफ एटम्स से डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? ये क्या है और ये क्या है? नीचे वाला मॉलिक्यूल और ऊपर वाला एटम है। ऊपर वाला एटम है
और नीचे वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बोल सकते हो? ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला ऑक्सीजन है और ऊपर वाला क्या है? नहीं, ऑक्सीजन गैस कौन सा है? चलो अच्छा से बताते हैं, ऑक्सीजन गैस कौन सा है? और ऊपर वाला ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एटम। ये वाला है ऑक्सीजन एटम और ये वाला ऑक्सीजन गैस। तो हम लोग जब जनरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा, इसका मतलब किसका बात कर रहे होते हैं? गैस का कि एटम का? गैस का। तो जनरलाइज्ड अगर ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कौन है? ये यही वाला ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस। और ये इसको बोलने के लिए ऑक्सीजन मत बोलना, क्या बोलना? ऑक्सीजन एटम बोलना, सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है O, ये जुड़ा एक और ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ता है। पता क्लास 10th में पता चलेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी होता है ओ। अच्छा, तुम लोग को पता चलेगा, ऐसे लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड में तुम लोग पढ़ोगे ये सब चीज़, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम लोग 10th में पढ़ोगे CBSE वाले, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो सेम एटम जुड़ा हुआ ना, सेम एटम जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट। और ये अकेला जब है तभी इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट। मतलब एक एटम, सिर्फ अकेला एटम एलिमेंट कहा जा सकता है। एक अकेला एटम अगर सेम तरह का एटम के साथ जुड़ जाए तो भी क्या कहा जा सकता है? उसको एलिमेंट ही कहा जा सकता है। बट एक दूसरा एटम और एक दूसरा एटम, अलग अलग एटम आपस में कंबाइन करें, जैसे देखो कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, दोनों कंबाइन कर चुका है, तो इसको अभी क्या बोल देंगे? एलिमेंट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। मतलब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज आइदर अ सिंगल एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। समझ में आया क्या? आइदर अ सिंगल एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। कंपाउंड क्या है? अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका मतलब होता है CO, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है, क्योंकि दो डिफरेंट तरह का एटम्स आपस में जुड़ा है। अगर हम बात करें ओजोन गैस का O3 तो एलिमेंट है। अगर हम बात करें H2SO4 का, कंपाउंड। अगर हम बात करें सल्फर गैस का, एसेट, एलिमेंट। समझ में आ जा रहा है? एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है। इसका क्या ही फोटो लोगे? मिटाते हैं, इंटर में बैठे हो। हाँ, तो अभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, फिर आते हैं डाल्टन में। एटम समझ में आ गया क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी चीज़ का, मैटर का। जैसे तुम्हारा NCERT में एक एग्जांपल दिया रहता है कि अगर जैसे एक बिल्डिंग है पूरा, उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ईंटा है। उसी तरह से कोई भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स है। हर चीज़ एटम से बना हुआ है, ठीक है। एटम का फर्दर इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि एटम को फर्दर अनकट नहीं किया जा सकता, एटम ही लास्ट है। बट ऐसा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में ही हम लोग जानेंगे एटम किससे किससे बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वो एटम के अंदर आता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा वो सब। इस एटम के बारे में जब पढ़ने लगेंगे तो एटम के अंदर घुस जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। अभी खाली एटम 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 ऊपर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी आते हैं पहले इसमें, ये नाम सुने हो क्या? लेवोइजियर नाम सुने हो कभी? कोई साइंटिस्ट का नाम लेवोइजियर सुने हो? हल्का फुल्का बचपन में पढ़े हुए सब। और प्रोस्ट का नाम सुने हो? प्रोस्ट का नाम सुने हो? लेवोइजियर एंड प्रोस्ट दो साइंटिस्ट था। लेवोइजियर का सुने हो, प्रोस्ट का नहीं सुने हो, ठीक है, जो भी है। ऐसी स्पेलिंग कुछ होता है, पता नहीं। तो ये लोग दोनों मिलकर ना कुछ यही सब जो चीज़ है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब के बारे में स्टडी किया और उससे पता किया कि रिएक्शंस कैसे होता है। तो लोग कुछ लॉज दिया, टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो लॉ दिया ये लोग। पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? पहले वो देखो। ये कहता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास शुरुआत में था, रिएक्शन होने के बाद भी मास उतना ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? एग्जांपल देखते हैं, लिख लेते हैं पहले। मास, तुम लोग फोटो खींचोगे ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड लिखना मत, रहने दो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसमें ये चीज़ किसमें लागू होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। जैसे कि मान लो, क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये है, क्या है, रुक जाओ, स्पैतुला, स्पून,
इसमें चीनी का दाना है, ठीक है, और ये है पानी, ठीक है। इसको अलग अलग हम लोग मेज़र कर लिए। क्या हो गया? इसको हम लोग मेज़र किए, मान लो 2 ग्राम आ रहा है, और इसको मेज़र किए मान लो 10 ग्राम आ रहा है, तो टोटल कितना ग्राम आ गया? 12 ग्राम। अब क्या कर दिए, इसको चीनी को डाल दिए, इसमें घोल दिया अच्छे से, तो ये बन गया। रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा आया, मिल गया, पूरा घुल गया। अब इसको मेज़र करेंगे फिर से। 10 ग्राम के 12 ग्राम, बताओ 10 के 12, 10 ग्राम कैसे? सर क्योंकि वो शुगर का मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े छोटे होते हैं, तो वो मिल जाता है इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में भरता है। हाँ हाँ, तो इसमें 12 ग्राम होगा कि 10 ग्राम होगा? 10 ग्राम ही रहेगा। ये केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो इसका पार्टिकल्स है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो ये एक समझ में आ गया केस, ये केस 1। और केस 2 में देखो, एक मान लो हम ले रहे हैं क्या कि यहाँ पे ले रहे हैं हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या? जिंक सल्फेट पता है क्या? नहीं पता? तुमको पता है? अच्छा कुछ और एग्जांपल लो। या जैसे मान लो हम ये कर लिए, एक बॉटल ले लिए जिसको हम लोग कॉर्क से पूरी पैक कर दिए। कॉर्क एयर टाइट कर दिए, पूरा एयर टाइट, ठीक है। और क्या किए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, चलो वाटर ले लेते हैं, H2O, ठीक है। तो मान लो यहाँ हम अब ये कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हीट करने से हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो जो हीट निकल रहा है वो तो निकल नहीं पा रहा बाहर। थोड़ा सा हीट हम लोग करके उसके बाद मेज़र किए, क्या होगा टेम्परेचर, मतलब वेट क्या होगा, सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? सेम रहेगा। मतलब वो जो यह थोड़ा सा पानी हट गया यहाँ से, कम हो गया, वो अभी यहीं पे है बट गैसियस फॉर्म में है, ठीक। और एग्जांपल छोटा छोटा देख सकते हो, जैसे कि क्या एग्जांपल्स, बड़ा एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे मान लो कार्बन ले लिया हम, कार्बन 2 ग्राम कार्बन ले लिया, और कुछ ग्राम 4 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो ये बना दिया साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिया। तो इसको टोटल ग्राम हम लोग मेज़र किए तो कितना आया, 6 ग्राम। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा ये कितना ग्राम का रहेगा, 6 ग्राम का ही दिखेगा हम लोग को। मतलब ये जो मास है बिफोर द रिएक्शन और जो मास है टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। यही बोलता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये वाला पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? ये सेकंड स्लाइड है, देख लो। लोग एक चीज़ पता है, जैसे मान लो हैरी पॉटर जब वो करता है अपना वैंड से लाइट जलाता है, तो कौन सा चार्म यूज़ करता है, ल्यूमस। तुम लोग पता है मोबाइल में अगर ल्यूमस बोलो गूगल असिस्टेंट को वो जलता है, मोबाइल, अरे हाँ दिखाते हैं। अरे हैरी पॉटर तुम लोग देखे हो ना कोई, तो उसमें ल्यूमस चार्म यूज़ किया जाता है, उस बैंड कैसे ल्यूमस बोलता है तो लाइट जलता है। और वो क्या बोलना पड़ता है इसके लिए, बंद करने के लिए, बंद का है, ल्यूमस बोला क्या तुम, फिर से बोलो। गजब। नंबर 3 में, नंबर 2 जो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब पता है, प्रोपोर्शन का मतलब किसी चीज़ को बांटना बैलेंस में, मतलब कितने हिस्सों में बांटा गया उस चीज़ को, फिक्स्ड। हाँ वो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है वो, ठीक है। मान लो H2O का बात कर रहे हैं, क्या कहता है पहले सुनो, कि दुनिया में कोई भी अगर एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो वाटर ले लिए, क्या होता है, H2O होता है। इसमें कौन कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का जितना मास और ऑक्सीजन का जितना मास आपस में जुड़ा है ना, उसका जो रेशियो है किसका, मासेस का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वो कहीं से भी लाया जाए, कहीं से भी उसका जो मासेस का रेशियो होगा सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे वो बिस्लेरी का बॉटल का H2O तुम यूज़ कर रहे हो, क्या नाली का कोई पानी उठा के H2O का जो मास का रेशियो निकाल रहे हो, देख सकते हो मतलब करके, तो सेम आएगा वो। समझ में आ रहा? अगर वो H2O है तो प्योर H2O होना चाहिए,
मतलब जो गटर से पानी उठा रहे हो तुम लोग, वो मान लो सही H2O लेना, मतलब उसमें मड वुड मत लेना, कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। तब उसमें क्या होगा, मासेस का जो रेशियो होगा वो जितना होगा वो बिस्लरी का पानी में भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखते हैं कैसा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी के लिए जानो, हाँ 1 होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी खाली जानो 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU। तो यहाँ पे H2 कितना गो है, 2 गो है, तो हो जाएगा 2 AMU। और इसका रेशियो निकालें, रेशियो मतलब बाई होता है, रेशियो निकालेंगे किसके साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब 16 के साथ। तो कितना आ जाएगा रेशियो इसका, मतलब 1:8 आएगा। मतलब H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो है वो कितना है, 1:8। तो ये हमेशा 1:8 ही रहेगा। अब तुमको पानी कहीं से भी मिले, तुमको पोलर रीजन में कहीं मिले, तुम इक्वेटर में आ जाओ, तुम कहीं धरती का कोर में चले जाओ, वहाँ से कहीं पानी लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, दैट पानी का जो मास का रेशियो होगा 1:8 होगा, कांस्टेंट है। ऐसा कोई भी कंपाउंड में होता है। जैसे सिर्फ पानी का एग्जांपल हम लोग लिए, अगर CO2 का एग्जांपल ले तो सेम कार्बन का और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से बनाया गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैसे बनाया गया, वो रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाला। समझ में आ गया क्या हो गया? अच्छा ठीक है। तो द रेशियो ऑफ masses of two elements is elements combines in constant proportion to form a compound irrespective from where it is taken or from or how it is made और how it is prepared बोल सकते हो। समझना क्या बोल रहे हैं कि जो रेशियो होता है मासेस का 2 एलिमेंट का, जो कंबाइन करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म अ कंपाउंड, निर्भर इस बात पे नहीं करता है कि कहाँ से लाया गया या कैसे प्रिपेयर किया गया, वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल में ये है 3rd कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। इतना में कोई दिक्कत किसी को? काजल, रिया बताओ, नहीं आया दिक्कत? पक्का तुमको नहीं? ठीक है। 4th स्लाइड। अभी आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत ही लेम बात बोला है। अच्छा, दुनिया में जितना मैटर बना हुआ है किससे बना हुआ है? एटम। यही बात बोला है पहला पॉइंट में, ये कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, ऑल मैटर्स लिखे नहीं, 8 गो है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम को क्या डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट वही बोला है कि एटम्स का नीदर भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एटम्स के नीदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड। मतलब आज से जब डायनासोर लोग था तब जो एटम एक हाइड्रोजन का था वो अभी भी कहीं ना कहीं है, किसी के शरीर में या किसी के कंपाउंड में, किसी मैटर में, किसी बॉटल में, मतलब किसी चीज़ में है और वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो एटम। समझ रहा है ना? इंसान मर रहे हैं, दूसरे इंसान आ रहे हैं, बट वो जो एटम है जो बहुत साल पहले आया था कहीं से, पता नहीं कहाँ से क्रिएट हुआ था, वो डिस्ट्रॉय भी कभी होगा नहीं, वो रहेगा ही, बट वो खाली चेंज हो जा रहा है। वो हाइड्रोजन मान लो कभी मार्कर के साथ हाइड्रोजन बना हुआ है या फिर कार्बन बना हुआ है, कभी स्वास्तिक के साथ कार्बन वो एटम है, कभी मेरे साथ वही वाला कार्बन एटम है। ठीक, कभी हम मान लो ख़त्म हो जाते हैं तो हम सबको हाँ, हमको तुम लोगों को पढ़ा के बस थोड़ा देर में 7 बजे तक निकल लेंगे हम। कैसा मतलब खाली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेगा? कितना सेल्फिश है तुम लोग। खाली अपना खाली सेल्फिश, मतलब खाली केमिस्ट्री का पोर्शन गिन रही है। कंट्रोल, ठीक है।
नंबर थर्ड बात क्या बोला सुनो। अगर एक सोडियम का टुकड़ा उठाएं हम, मान लो सोडियम का टुकड़ा, ये उठा लिए सोडियम का टुकड़ा, इसके अंदर किस चीज़ का एटम मिलेगा? सोडियम का। कितना एटम मिलेगा? एक आध को कार्बन का मिलेगा क्या? नहीं सब सोडियम का होगा। हाँ यही बोला है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, ये कंपाउंड है, मतलब एक चीज़ है जो भी है, यहाँ पे डाल्टन का, ये देखो ये सोडियम है, एक सोडियम का एटम उठा लिए, एक और सोडियम का एटम उठा लिए, दोनों का जो मास होगा सेम होगा क्या अलग अलग होगा? और दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा सेम होगा क्या अलग अलग होगा? वही बात बोला है कि एक एलिमेंट का जितना भी एटम होता है सबका मास आइडेंटिकल होता है और सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। बड़ा बात बोला है कि छोटा बात बोला है? छोटा बात बोला। क्या ही बोला है मतलब? सुन फिर से सुनना, थर्ड पॉइंट फिर से सुनना। एक एलिमेंट का जितना भी एटम होता है सबका मास सेम होता है और सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। समझ आया क्या? अच्छा अगर ये सोडियम है, अगर मान लो ये कार्बन है, तो कार्बन में किस चीज़ का एटम होगा? कार्बन 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 होगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एटम हैं। तो ये कार्बन एलिमेंट है, ये सोडियम एलिमेंट है। इस कार्बन एलिमेंट से एक कार्बन एटम निकालेंगे, इस सोडियम एलिमेंट से एक सोडियम एटम निकालेंगे। इन दोनों का मास आइडेंटिकल होगा क्या? नहीं होगा। इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल सेम होगा क्या? नहीं होगा। ये पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होता है वो लोग का मास नहीं सेम होता, उन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। इसी का ये एटॉमिक थ्योरी बनाया है। समझ में आ रहा है मतलब क्या छोटा छोटा बात से ये एटॉमिक थ्योरी बना दिया। पांचवा पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट यही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एटम कंबाइन होता है वो एक फिक्स्ड फॉर्म में होता है और रिलेटिव लोग का जो भी मतलब मासेस होता है वो सेम रहता है। इनर केमिकल रिएक्शन लगभग सेम, मतलब वैसे ही कुछ बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो वही जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐसा हम ले लेते हैं और CO2 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। तो यहाँ पे जितना मास, यहाँ पे जितना मास, वो मास यहीं पे वहाँ पे भी रहेगा, ठीक। जैसे कि मान लो H2O बना रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है? 2 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन कितना? 1। ये 2 और यहाँ पे 1 है, ये क्या होल नंबर है? होल नंबर है ना। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनाने के लिए एटम लोग जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? होल नंबर्स में जुड़ा है। कभी ऐसा होगा क्या कि 1.5 को हाइड्रोजन मतलब कंबाइन किया है 0.5 ऑक्सीजन के साथ? नहीं होगा। तब ऐसा कुछ हो जाएगा कि H 1.5 O 0.5, ऐसा कोई केमिकल का मतलब कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब भी एटम लोग कंबाइन होगा कंपाउंड बनाने के लिए तो होल नंबर्स में कंबाइन होगा। क्यों? ऐसा क्यों? कोई रीज़न? लेम तो है बहुत, बट कुछ लेम सा ही रीज़न है, बताओ क्या है? नहीं उतना भी लेम नहीं है, थोड़ा कम लेम है। हाँ, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है सर, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम है। H2O बनाना है तो 1 हाइड्रोजन लिया जाएगा या 2 लिया जाएगा तो 3 लिया जाएगा, कुछ भी ऐसा हुआ गोटा गोटी एटम लिया जाएगा। तोड़ के एटम ले सकते हैं क्या? क्योंकि एटम तो गोटा गोटी मिलेगा ना, वो तो अनकट है, वो तो इंडिविजिबल है, कटेगा ही नहीं। तो जब भी लिया जाएगा गोटा गोटी लिया जाएगा, और जैसे ही गोटा गोटी लिया जाएगा उसको होल नंबर बोलेंगे। इसलिए वही बात बोला है कि होल नंबर में कंबाइन होता है। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है क्या? H0, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है तुमको, इसमें H कितना है? तो हो सकता है इसमें कार्बन कितना है? 0। कार्बन 0 है ना, इसमें कार्बन भी 0 हो सकता है, कुछ भी 0 हो सकता है। जब नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है, मतलब कंबाइन ही नहीं किया वो। और छठा पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट में ये लोग का पढ़ते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड्स ऑफ एटम्स होता है वो सेम होता है। एक कंपाउंड ले लो फिर से, जैसे मान लो फिर से H2O ही लेते हैं, कोई और कंपाउंड आता है तो बोलो तुम लोग। जैसे हाँ CO2 लेते हैं, ये एक कंपाउंड है, इसमें जो रिलेटिव नंबर है ना कार्बन का और ऑक्सीजन का, कार्बन कितना जुड़ा हुआ है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। मतलब नंबर कितना है कार्बन का? 1, और इसका नंबर कितना है? 2। दोनों का रेशियो कितना है? 1:2। अब दुनिया में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, उसका नंबर ऑफ रेशियोज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। समझ में आ गया ये बात? वही बात उसमें बोला है, ठीक है, बस हो गया। ये 6 पॉइंट है, इसको रटना
अगर साइज ऑफ एटम कितना होता है लगभग वो देखते हैं। एटम का जो साइज़ होता है वो किस में मेज़र किया जाता है, तो याद रखना नैनोमीटर्स में मेज़र किया जाता है। नैनोमीटर्स मतलब एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो नैनोमीटर्स में मेज़र किया जाता है। नैनोमीटर को डिनोट करते हैं एनएम से, और 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर के आसपास हो सकता है, मतलब होता है पता है क्या? 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना। सिम्बॉल्स, ये भी बहुत लेम टॉपिक है, सिम्बॉल्स। डाल्टन जो है ना पहले सिम्बॉल्स देना सबसे पहले स्टार्ट किया था। डाल्टन जो है सबसे पहले सिम्बॉल देना स्टार्ट किया था। वो अजीब अजीब सिम्बॉल देता था कि ऐसा कुछ गोल बना देता था और इस तरह से ऐसा कुछ रहता था, उसको क्या बोलते थे? देखो इसको हाइड्रोजन बोल दिया। तो ये सब तुमको अगर बनाना होता तो कितना दिक्कत होता। अगर H2O लिखना होता तो ऐसे का कुछ करना पड़ता कि 2H+ ऑक्सीजन का कैसा है? सिंपल हो तो अच्छा ये थोड़ा सा ईजी है, मतलब ओ तो बनेगा क्या? H2O अजीब सा कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये क्यों सिम्बॉल्स क्यों यूज़ किया जाता है? टाइम को कम करने के लिए, बट ये बढ़ा दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया बर्जिलियस बोल के। जे बर्जिलियस है क्या पूरा नाम? पता नहीं। तो बर्जिलियस यूज़ किया वो जो H है, कॉपर वगैरह, Cu होता है। कैसे यूज़ किया? वो बोला कि जितना भी एटम्स है सबका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर, एक सिंगल लेटर यूज़ करेंगे। पहले वो बोला कि जैसे हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल हाइड्रोजन का H, फिर बोला नहीं फिर हीलियम नाम आ जा रहा है, उसमें H यूज़ करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बोलेंगे कभी कभी जब सेम लेटर हो जाएगा तो एक और एटम का 2 लेटर यूज़ करेंगे और दूसरा लेटर जो होगा सेकंड लेटर उसका स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे। तो हीलियम का HE यूज़ किया गया। हमेशा याद रखना फर्स्ट लेटर, सभी एटम का फर्स्ट लेटर, जो सिंबल का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और अगर सेकंड लेटर यूज़ हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। मतलब हीलियम का भी लिखना होगा तो ऐसा मत लिखना, गलत हो जाएगा। HE ही लिखना छोटा से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ का ग्रीक वगैरह लेटर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन का FE यूज़ किया जाता है, IR नहीं, I नहीं, FE यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरी का क्या किया जाता है? HG यूज़ किया जाता है। कॉपर का Cu, क्यूप्रस वगैरह नाम होता है उन लोगों का ग्रीक वगैरह में, कोई अलग अलग। सोडियम का जैसे नाइट्रम होता है तो Na लिखा जाता है, ETC। तो ये सब कुछ सिंबल्स है जो कौन दिया था? बर्जिलियस दिया था। सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज़ किया जाता है सिंबल्स? हम बस कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस पर्पस, सो दैट वी कैन राइट लॉन्ग केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जल्दी जल्दी हम लोग लिख सकें। तो हम लोग तो लिखना ही नहीं ज़्यादा, ये लोग को लिखना होता था ज़्यादा, क्योंकि दिन भर वही लेके बैठा रहता था। हमेशा पूरा दिन भर क्या कर रहा है? रिएक्शंस लिख रहा है। अब बार बार अगर हाइड्रोजन HYDROGEN लिखने लगे तो दिक्कत होगा वो लोग को, इसलिए वो लोग खुद ही सिंबल बना लिया, पब्लिश कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो सबको वही यूज़ करना है। तो इस तरह से है, इसको लिख लो, ये क्या ही है। एटॉमिक मास, कोई भी एटम का मास को हम लोग मेज़र करते हैं तो इसका यूनिट ग्राम केजी होना चाहिए, बट बहुत ही छोटा होने की वजह से इसका एक स्पेशल यूनिट निकाला गया है। जैसे मान लो हम लोग आलू खरीद रहे हैं तो किस में खरीद रहे हैं? ग्राम में कि केजी में? केजी में। और मान लो कुछ छोटा चीज़ खरीद रहे हैं, मतलब बहुत हल्का चीज़, जैसे क्या? हाँ हाँ हाँ, किसका पैकेट? बादाम। अच्छा, वो गाना याद आ रहा है। क्या था गाना? काचा बादाम, हाथ चूड़ी पाए। हम उसको मतलब प्रैक्टिस भी किया था, अच्छा लगा था गाना। यूट्यूब में डाल दो उसको गा के। नहीं, रील्स उसका था। ठीक है। तो मान लो हम लोग ये खरीद रहे हैं, पोस्तो पता है? पोस्तो सबको पता है, तुम लोग को पता होगा। पोस्तो इज लव, ठीक है? पोस्तो इज लव। हाँ, पास्ता नहीं है ये, पता नहीं है तुम लोगों को, देख लेना, मतलब दुकान में जाकर बोलना, ठीक है? पोस्तो चाहिए तो पोस्तो हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, मतलब ग्राम में लेते हैं जनरली, केजी में नहीं लेते हैं क्योंकि छोटा चीज़ है। तो हम लोग यूनिट को क्या कर लिए? घटा लिए। JK, अच्छा ठीक है।
तो पोस्ट तो किसी का हम लोग ग्राम में लेते हैं। मतलब चीज़ जब छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, कम कम अमाउंट में लेते हैं, तो हम लोग यूनिट को भी क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि 0.05 kg पोस्ट तो दीजिए ऐसा नहीं बोलते, ग्राम में बोलते हैं कि 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसा दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही एटम का बात जब करेंगे ना, तब केजी में भी नहीं करेंगे, ग्राम में भी नहीं करेंगे, एक स्पेशल यूनिट बनाया गया AMU, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, यू भी बोलते हैं कभी कभी। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बहुत बढ़िया, ये 2 यूनिट यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे आया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं, इसको लिखना है क्या, लिख लो, मतलब फ़ोटो खींच लो, इसके बाद थोड़ा सा मेसअप हो जाएगा, इतना तो लिख, थोड़ा सा मेस्ड होगा, इसीलिए मिक्स नहीं करेंगे। बहुत ओके। देखो हम लोग बात करेंगे कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नहीं पूरा नहीं, कार्बन तक रुकना है। कितना नंबर में आ रहा है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितना नंबर में है? मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? और एक एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, उतना ही उसके पास प्रोटॉन भी होता है, उतना ही उसके पास न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये ले लिए हम एक कार्बन एटम, ठीक है। इसके पास होता है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा सा घुस जा रहे हैं ताकि और अच्छा से समझ पाएँ। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस में 2 चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना गो होगा इसके पास? कार्बन के पास 6 गो प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना गो होगा? 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना घूम रहा होगा? 6 गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, और जो प्रोटॉन का मास होता है, बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को खींच रहा है ग्रेविटेशनल पुल से। तुम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर हल्का फुल्का जानते हो। तो कौन घूम रहा है किसके अराउंड में? मून घूम रहा है अर्थ के तरफ कि अर्थ घूम रहा है मून के अराउंड? मून ही क्यों घूम रहा है? कम है, जिसका मास बहुत कम होता है कंपेयर टू द अदर मास, तब वो घूमने लगता है। हम लोग एक दूसरे के इर्द गिर्द क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि हम लोग का मास लगभग सेम है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही कुछ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा ही कम होता है प्रोटॉन से। क्यों घूम रहा है? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्ट होता है, जाना चाहता है ऐसा, खींच रहा है उसको ऐसा, जाना चाहता है ऐसा, खींच रहा है ऐसा, इसलिए जाता है ऐसा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्टेप्स याद रखना तुम लोग, भैया स्टेप्स याद रखना। इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है ऐसा, जाना चाहता है ऐसा, कर रहे हैं हाँ। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है ऐसा, प्रोटॉन उसको खींचता है ऐसा, जाना चाहता है ऐसा, खींचता है ऐसा, तो जाता है कैसा? ऐसा। तो ऐसे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब फिर से जाना चाहता है ऐसा, फिर से खींचता है ऐसा, जाता है ऐसा, तो फिर से यहाँ आ गया। फिर जाना चाहता है ऐसा, ऐसा, खींचता है ऐसा, जाता है ऐसा, इसलिए गोल गोल घूमते रहता है। समझ में आया क्या? वैसे ही मून भी करता है, वैसे ही अर्थ भी करता है सन के चारों तरफ। सन खींचता है ऐसा और जाना चाहता है ऐसा, जाता है ऐसा, फिर जाना चाहता है ऐसा, खींचता है ऐसा, जाता है ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से गोल गोल घूमता है। कौन घूमता है? प्रोटॉन क्यों नहीं घूमता? इलेक्ट्रॉन को क्यों घूमता है? इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। कितना होता है वो देखते हैं अभी। होता कितना है मास? वो तो तुम कंपेयर बता रहे। नहीं, ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ये पता है क्या? ये हम बता रहे थे, ये पूछ रहे थे, मतलब बता नहीं रहे थे। और तुम जो बता रहे शायद कंपैरिजन बता रहा है कुछ, कि प्रोटॉन के हिसाब से कितना टाइम्स, वो बता रहा था। प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल होता है 1.674 × 10⁻27 kg के आसपास होता है। -27, हाँ, -27 kg के आसपास। तो अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है देखो तो। नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला बहुत छोटा है, कम हल्का फुल्का छोटा है।
हल्का फुल्का, बहुत छोटा है। इसमें कितना जीरो से डिवाइड हो रहा है, और इसमें कितना जीरो से डिवाइड हो रहा है, 31 जीरो से। मतलब कितना टाइम्स छोटा हो गया ये, 31 नहीं, कितना 3 टाइम्स नहीं, 1027 से 31 कितना जीरो फासला है, 4 जीरो ना, तो 10,000 के आसपास मतलब चला जा रहा है नीचे। समझ में आ रहा है क्या, वो चीज़ हो जा रहा है। मतलब देखो फिर से देखो, मान लो ये 2 है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, और एक बार 2 जो है 100 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तो दिख रहा है 2 × 10⁻⁻1 है और 2 × 10⁻2 है, हल्का सा छोटा होगा। बट नहीं, ये 0.2 है और ये 0.02 है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। 0.2 और 0.3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं है। 4 जीरो का कर लेते हैं, ये 1 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे कितना जीरो का हो गया, 3 जीरो का। कितना फ़र्क हो जाएगा इसके लिए, बहुत, ये हो जाएगा। ये कितना बड़ा चीज़ है, ये बहुत छोटा है। समझ में आ जा रहा है, 27 जीरो से हो रहा है, ये 31 जीरो से हो रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा मास ऑफ प्रोटॉन से। कितना टाइम्स, तो वो कुछ बोल रहा था, सही बोल रहा था कुछ, कि 1 बाई कुछ 1800 या 1900 के आसपास मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को अगर 1900 से डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आसपास आएगा, 2000 के आसपास बोल सकते हो। 2000 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर 2000 गुना कर देंगे लगभग, तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबरी कर पाएगा। समझ में आया क्या इतना, श्योर है। अब मान लो एक तुम लोग खरीदे पॉलीथीन, खरीदे नहीं, मिला, यस किराना गए या फिर कहीं भी गए, 2 किलो आलू ले लिए, ठीक है, 2 किलो प्याज ले लिए, और 3-4 दाना उस पॉलीथीन में 2 किलो आलू डाल दिए, 2 किलो प्याज डाल दिए, और 3-4 दाना चीनी डाल दिए। तो वो आलू और प्याज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और 3-4 दाना जो चीनी का दिख रहा है ना, वो लगभग वो इलेक्ट्रॉन जैसा है। तो अगर कोई पूछे कि कितना भारी है, कितना वजन है पूरा प्लास्टिक का आपका, तुम कितना बोलोगे, का मास को जोड़ देंगे। क्या वो 2-3 दाना चीनी का गिनेंगे मास में, नहीं, उसको क्या कर देंगे, हाँ, इग्नोर करेंगे, उसको रहने देंगे। उसी तरह से जब हम लोग एक एटम का मास कैलकुलेट करेंगे, तो इस आलू को लेंगे, इस प्याज को लेंगे, ये चीनी जैसे, इसको रहने देंगे। कोई एटॉमिक मास पूछे तो क्या मेज़र करना होगा कि एटम में है क्या, वो मेज़र कर लो। कोई थैला का पूछेगा, थैला कितना वजन है आपका, तो क्या बोलोगे, थैला कितना वजन है, मतलब क्या, उसमें जो है उस सब का वजन को जोड़ दो सबको, वही करोगे ना। तो एटॉमिक मास मतलब क्या, प्रोटॉन का मास, जितना प्रोटॉन है उसका मास, जितना न्यूट्रॉन है उसका मास, जितना इलेक्ट्रॉन है उसका मास, बट इसका मास लगभग क्या, चीनी दाना जैसा। तो इसको क्या कर दो, इग्नोर। समझ में आया इतना बात। चलो अभी देखते हैं, इतना लिखो पहले, फिर आते हैं फिर थोड़ा सा। इसको बहुत ध्यान से समझना है, जैसे पूरा कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मिटा रहे। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास निकालेंगे। तो कार्बन एटम में क्या क्या है पहले वो बताओ। तो मास ऑफ प्रोटॉन तो है ही, कितना को प्रोटॉन है, 6 को प्रोटॉन, प्लस इसमें कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, और कितना को न्यूट्रॉन है, 6, प्लस कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, इतना करना पड़ेगा। बट हम लोग को क्या पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लगभग क्या, 0 विथ कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस पार्ट को क्या कर देंगे, लगभग 0, हट गया पूरा। तो बचा बस ये और ये, मतलब कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अंदर, मास ऑफ न्यूट्रॉन अंदर। मतलब अगर एटॉमिक मास ऑफ एक कार्बन एटम निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई। इतना समझ में आ रहा है कि एकदम ध्यान से समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, फोकस कर रहे हो, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसको न्यूट्रॉन को हटा के प्रोटॉन लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक और मास ऑफ प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 को प्रोटॉन के मास जितना, ठीक। मास ऑफ जो अच्छा समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो उसी को लगभग क्या बोला जाता है, 1 U बोला जाता है। 1 मास एक प्रोटॉन का जितना मास होता है केजी में, उसी को लगभग क्या बोला जाता है,
1 U मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, या तो 1 AMU बोला जाता है। फिर से सुनो, 1.674 था ना, इसका मास याद रखना, प्रोटॉन का मास 1.674 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, 1 U के बराबर, एक यूनिफाइड मास या फिर 1 AMU के बराबर। जैसे 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, वैसे ही 1 U का मतलब इतना kg। फिर से 1 ग्राम का मतलब कितना होता है, 1 बाई, या फिर बोल सकते हैं 10⁻³ kg, बोल सकते हैं क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया, कि कंफ्यूज कर रहे हो इसमें? आया। तो 1 ग्राम का मतलब जब इतना kg, तो वैसे ही 1 U का मतलब कितना kg, तो बोलेंगे इतना kg। समझ में आया क्या? मतलब 1 को अगर 3 जीरो से बस डिवाइड करोगे तो ग्राम आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। बट 1.67 को मतलब लगभग 1 को ही 27 को जीरो से डिवाइड करोगे तब जाके 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आएगा। समझ आया क्या इतना? ठीक है। टाइम कितना हो गया, ज़्यादा हो गया क्या? 6:40 हो रहा है इस घड़ी में, 43 उसमें हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाला मतलब जो भी है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है उसी को लगभग में 1 U माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके बराबर आ गया, 12, और एक मास ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है, AMU बोला जाता है ना। तो इसी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, AMU। समझ में आया इतना? अभी उस पार्ट को मिटाएं इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एक कार्बन एटम कितने के बराबर, 12 AMU के बराबर। ये बात समझ में आया क्या? कैसे कैसे आया पूरा प्रोसेस एक बार दिमाग में चलाओ और फोटो खींच लो। कैसे कैसे आया एक बार दिमाग में चलाओ कि पहले हम लोग क्या किए, 6 को प्रोटॉन का मास, ये वाला 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी कैलकुलेशन किए ये आया 12 AMP आया, उसी को बोल दिए 12 AMU। हो गया? अभी इस पोर्शन को मिटा रहे हैं। अभी एक चीज़ यहाँ से देखो, क्या इसको हम ऐसे घुमा के लिख सकते हैं अदर वे राउंड? अगर एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मतलब 12 AMU होता है तो हम लोग बोल सकते हैं 12 AMU का मतलब कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम। समझ में आया? अगर 12 AMU का मतलब एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम है तो 1 AMU का मतलब कितना होगा, 1/12, 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये बात समझ में आया क्या? तो इसी ऐसे ही बोलते हैं, डायरेक्टली बुक में लिखता है तुम लोग का कि 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब समझो कैसे 1/12 नहीं करता ये सब चीज़। ठीक है, डायरेक्टली ये लिखता है कि एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट होता है जिसमें एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एक कार्बन एटम का मास का 1/12 होता है, ख़त्म। बट कैसे कैसे आया वो समझ में आया, क्यों आता है ऐसा? मतलब एक कार्बन, बुक में एग्जांपल देता है कि एक तरबूज है, ठीक है, तरबूज, उस तरबूज को अगर हम लोग 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक हिस्सा उसका किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर। जैसे एक तरबूज है, मान लो उस कार्बन एटम है, वो उस कार्बन एटम का कुछ मास होगा, उसको कितने हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर दिए, 12 हिस्सों में। उसका अगर एक हिस्सा लिया जाए, वो 1/12 ही है ना, तो वही एक हिस्सा को क्या बोल देंगे, 1 AMU। मतलब एक कार्बन एटम का जितना भी मास होता है उसका 1/12 हिस्सा, मतलब उसका 12 हिस्सा किया जाए तो उसका एक हिस्सा क्या जितना भी मास होगा उसी को क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे। समझ में आया क्या? इसको लिख लो अभी, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। मान लो अभी हमको किसी और कंपाउंड का निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तुम लोग निकाल पाओगे ऐसे ही? हाँ निकाले थे। किसका निकाले थे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी इसी के हिसाब से बाकी सब चीज़ को मेज़र कर लेते हैं, जितना भी चीज़ है, मतलब जितना भी एटम्स है। मान लो हमको अभी चाहिए सोडियम एटम, सोडियम को हम लोग AMU में पता करना है कि AMU में कितना होगा, कि कितना एटॉमिक मास यूनिट इसका वजन है, एटॉमिक मास कितना है।
तो वही सेम प्रोसेस क्या करेगा, तो इसका पहले एटॉमिक नंबर सोचेगा, 11 होता है, तो इसके पास कितना प्रोटॉन होगा, 11 को प्रोटॉन होगा, मतलब 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे एटॉमिक मास निकालने के लिए, ठीक, प्लस 11 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, और उसके बाद 11 इंटू इलेक्ट्रॉन तो करेंगे बट उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम होता है। तो कितना आ गया, 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 22 मास ऑफ प्रोटॉन, और 22 और मास ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। तो कितना आ गया, 22 एमयू के बराबर। इसीलिए बोला जाता है कि जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसका लगभग डबल में ही उसका एटॉमिक मास होता है। कभी सुने हो ऐसा ट्रिक, बताए होंगे हम कभी क्लास में कि एटॉमिक मास अगर पता करना है, जैसे हम पूछ रहे हैं, हाँ सोडियम का तो 23 है, क्योंकि ये 22 जो है ना एक आइसोटोप का है, ऐसा ऐसा इसका बहुत सारा आइसोटोप होता है। 23.5 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा, मैच नहीं करेगा ऐसा निकालोगे तो। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स आगे पढ़ना, जैसे मान लो 3 आइसोटोप है, तीनों का जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला चीज़ चेंज हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, अलग अलग मास आ जाता है। 3 मास आया मान लो, सोडियम का 3 गो आइसोटोप है, आइसोटोप क्या होता है अभी रहने दो, 3 गो अलग अलग सोडियम है मान लो, 3 तरह का सोडियम पाया जाता है, तीनों तरह का सोडियम का मास का जो एवरेज होगा वो वाला मास लिखा जाता है बुक में, समझ में आया। तो वो सब कुछ चीज़ एक्सेप्शन है, उसको रट लेना, बट जनरली बोल रहे हैं जिसका आइसोटोप नहीं होता उसका पक्का एटॉमिक नंबर का डबल ही होगा एटॉमिक मास, ठीक, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन AMU, kg और ग्राम। बोल रहा है कि ये कार्बन एटम है, ठीक है, इसका मास कितना होगा AMU में बताना है। तो AMU में हमको पता चल गया कितना होता है, 12 AMU। अब इसको kg में चाहिए, कैसे निकालेंगे। हाँ, मतलब अब दूसरा नंबर का पता करने के लिए हमको पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, वही प्रोटॉन के मास के बराबर। और प्रोटॉन का मास होता कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो अगर 1 AMU इतना kg के बराबर, तो 12 AMU कितना kg के बराबर, 12 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो kg में आंसर। वैसे ही ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो इतना kg तो आ ही गया कि 12 × 1.67 × 10⁻⁻27, ये kg में था। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई, इतना ग्राम आंसर आ गया। ठीक है, भारी क्वेश्चन है क्या, नहीं, अगर पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली याद रखना होगा वैल्यूज़। इसको भी फोटो ले लो। अभी आता है कि मॉलिक्यूल्स में, इस यहाँ तक याद रखना, यही तक से रिज्यूम होगा जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट को डेडिकेट करेंगे, पूरा अलग ही टॉपिक है वो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो एटम जो है ना, वो कभी फ्री स्टेट में नहीं घूमता, मतलब ऐसे फ्रीली नहीं घूमता, वो किसी के साथ कंबाइन होना चाहता है। ये पता ही है कि वो जो हम लोग पढ़े थे ना, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, वही सब अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। फिर से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पर तुम लोग हल्का फुल्का पता है। स्टेबिलिटी के लिए लोग क्या करता है, रिएक्शन करता है और किसी के साथ कंबाइन कर जाता है, जुड़ जाता है, याद है हल्का फुल्का। तो इसलिए लोग क्या करता है, किसी के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल्स बना लेता है, या तो आयंस बना लेता है। एटम्स कंबाइंस, डज नॉट, मतलब फ्रीली नहीं घूमता। क्या करता है वो लोग, या तो मॉलिक्यूल्स बना लेता है या तो आयंस बना लेता है, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है या तो आयंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है पता चल गया। आयंस क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं सोडियम का, ठीक। सोडियम क्या हुआ, एक एटम है, इसके पास कितना एटॉमिक नंबर है, 11, मतलब होता है 281। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है, ये सब चीज़ पता है किसी को, इसको नहीं पता, ये सब चीज़ एकदम ब्लैंक, नहीं पता, तुमको नहीं पता, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है ना, थोड़ा पता है।
ठीक है, तब दिक्कत होगा समझने में। एक क्लास फिर उसका करना पड़ेगा, कोई नहीं। मतलब इतना याद रखो अभी कि हर एक एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ कर देता है, कोई गेन कर लेता है। तो जो लूज़ करता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। शॉर्टकट में बता रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में ये अच्छा से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अपने पास ले ले रहा है, तो उसमें चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो एटम मिलके क्या बनाएगा, जैसे मान लो सोडियम दे दिए तुमको और क्लोरीन दे दिए तुमको, सोडियम दे दिया और क्लोरीन दे दिए, ये मिलके क्या बनाएगा, कैसे पता चलेगा? Na2Cl बनाएगा कि NaCl2 बनाएगा कि सिर्फ NaCl बनाएगा, पता कैसे चलेगा? तो तुमको पता है, मतलब सुने हो इसलिए पता है, बट पता कैसे चलेगा एक्चुअली? वैलेंसी से पता चलेगा, जो अगर समझ में आएगा तो। ये सोडियम क्या करता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो जाता है। मतलब इसमें चार्ज क्या आता है, लूज़ करता है ना एक इलेक्ट्रॉन, तो 1+ चार्ज आता है इसमें। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है, तो इसमें 1- आ जाता है। कैसे गेन करता है, कैसे लूज़ करता है, सबका रीज़न है, अभी रटो, सबको पता है, बाकी लोगों को कुछ जन को नहीं पता तुम लोग। अब ऐसे क्रीज क्रॉस करना है, ठीक है? तो Na लिखना है और इसका चार्ज का खाली ये नंबर यहाँ लिखना है Na1, और Cl इसका चार्ज का नंबर उसके ऊपर लिखना है, तो Na1Cl1, मतलब कितना बन जाएगा ये NaCl। ठीक है, हाँ वो -1 है, बट उससे खाली चार्ज वो खाली दिखा रहा है कि लूज़ कर रहा है कि गेन, खाली तुमको नंबर उठाना है और कुछ नहीं, प्लस माइनस नहीं उठाना। जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है? हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करना होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जो भी करता है। मतलब इसमें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब 1+ होता है जनरली, लूज़ करता है। और ऑक्सीजन 2- होता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है खुश होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अभी क्रिस क्रॉस कर दो तो हो जाएगा H, इसका नंबर उठाएंगे 2 आएगा यहाँ पे, और O लिखेंगे और 1 आएगा। तुम लोग को लगा ये तो पता ही है, H2O तो होता ही है, NaCl तो होता ही है, जिसका नहीं पता कैसे पता करेंगे? तो जैसे देखो कुछ एग्जांपल जिसको तुम लोग को नहीं पता, जिंक ऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें तुमको पता कर पाओगे क्या, बताओ? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? तुम जिसको पता है उसको पूछ रहे हैं। 4, इसका वैलेंसी होता है 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस कर दो तो C1H4, तो क्या बना दिया, CH4, मीथेन बन गया। ये मीथेन गैस होता है। तुम लोग को नहीं पता था CH4 बनेगा ये, बट पता चल गया कैसे, खाली वैलेंसी याद है इसलिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी रटना नहीं, समझना है खाली, तुमको एटॉमिक नंबर रटना और कुछ नहीं रटना, मतलब सिम्बॉल्स रटना है। अब जैसे हाइड्रोजन को H बोलते हैं वो सब रट लेना, और एटॉमिक नंबर याद करना, जैसे कम से कम 20 तक तो याद कर लेना CBSE वाला, और ICSE तुम लोग 30 तक।